हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय भोला एंड यू आर वॉचिंग आर्श कैंपस। आज हम एचटेट मिशन में सीडीपी में बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान की ही एक शाखा है और इसमें हम बालकों के विषय में उनके व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं के सभी कारणों का अध्ययन करते हैं और उन कारणों के निदान का अध्ययन करते हैं। इसमें बालकों के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। बाल मनोविज्ञान बालकों के लिए कहाँ कहाँ उपयोगी होता है तथा इसका क्या महत्व होता है, आइए अब हम ये अध्ययन करते हैं। बच्चों का स्वभाव। बाल मनोविज्ञान से हम बच्चों के स्वभाव को जांच सकते हैं, देख सकते हैं। बालकों का विकास। बाल मनोविज्ञान से ही बालकों के विकास का हम अध्ययन कर सकते हैं और उसके बाद जब हमें बालकों के स्वभाव और विकास का पता लग जाता है, उसके समझने के बाद हम उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल बना सकते हैं। हमें जब पता लगता है कि बच्चों का स्वभाव कैसा है, हम उनके स्वभाव के अनुरूप उन्हें शिक्षित कर सकते हैं और हमें जब पता लगता है कि उनके विकास का लेवल क्या है, उनकी डेवलपमेंट का स्तर क्या है, तो हम उसी तरीके से बच्चे को आगे शिक्षित कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद बच्चे के निर्देशन में, उसकी डायरेक्शंस में इसकी बहुत उपयोगिता होती है। जैसे हमें अगर बच्चे की रुचियों का पता लग जाए तो हम उसकी रुचियों के अनुरूप ही उन्हें सब्जेक्ट्स दिलाकर उनके कौशल का विकास हम कर सकते हैं। मनोविज्ञान से हम बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय व घर में उसके वातावरण को उसके अनुरूप हम बना सकते हैं। बाल मनोविज्ञान से ही हम बालकों के व्यवहार व उसके कारणों का पता लगा सकते हैं तथा यदि बालकों का व्यवहार ठीक नहीं है तो उसके कारणों का पता लगाकर उसे सुधारा जा सकता है। बच्चों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है तथा बच्चों के व्यक्तित्व के अध्ययन के बाद उनके विकास के लिए उन्हें क्या क्या सलाह दी जाए, इसमें भी बाल मनोविज्ञान बहुत सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। बालकों के व्यवहार एवं विकास का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक कई प्रकार की विधियों का सहारा लेते हैं। इनमें से मुख्यतः विधियाँ ये हैं। नंबर 1, निरीक्षण विधि। इस विधि में मनोवैज्ञानिक बच्चे के क्रियाकलापों पर निगरानी रखते हैं। उसके क्रियाकलापों एवं गतिविधियों से कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। कई बार जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा करी जाती हैं जिससे कि बच्चे के अकस्मात गुस्सा होने, खुश होने या इस तरह के कई क्रियाकलापों का पता लगता है। नंबर 2, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में पहले ही पूर्व नियोजित वातावरण स्थापित किया जाता है तथा बालकों का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें बालकों का एक वर्ग नियंत्रित रहता है तथा दोनों वर्गों से प्राप्त परिणामों की तुलना कर निष्कर्ष निकाला जाता है। परंतु कई बार यह विधि कामयाब नहीं होती क्योंकि इसमें कई बार फेवर और डिसफेवर आता है। साक्षात्कार। इस विधि में बालकों के व्यवहार एवं गुणों को एकत्रित करने के लिए उनका साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार करने के लिए 3 स्तर होते हैं। साक्षात्कार से पूर्व उसकी तैयारी की जाती है, उसके लिए प्रश्न तथा जानकारियां जुटाई जाती है। उसके बाद साक्षात्कार के वक्त बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं और साक्षात्कार के बाद उन प्रश्नों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और बच्चे की पूरी स्टडी करी जाती है जिससे कि उसके विकास में आगे सहायता मिल सके। रेटिंग या मूल्य निर्धारण। इस विधि में निरीक्षण अथवा परीक्षण के आधार पर बालकों को उसके गुण तथा व्यवहार के लिए पूर्व निर्धारित अंक दिए जाते हैं तथा उसके बाद उनकी लिखित तथा मौखिक परीक्षा भी ली जाती है और उसका फिर अध्ययन किया जाता है।
प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली को हम क्वेश्चनेयर मेथड भी कहते हैं। इस विधि में बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उनके व्यवहार संबंधी कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर उनके द्वारा उनके माता पिता या उनके भाइयों के द्वारा उनके आधार पर इनका निष्कर्ष निकाला जाता है और इस विधि से बालक का अध्ययन किया जाता है। यह कारण इस विधि से, हालांकि यह विधि पक्षपातपूर्ण भी हो जाती है और इस विधि से प्राप्त परिणाम कई बार विश्वसनीय नहीं होते। व्यक्तिक इतिहास, और इसको हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। इसमें किसी भी बालक के पहले की सारी जानकारियां जुटाई जाती हैं, जैसे उसके जन्म संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, परिवार संबंधी जानकारी, बुद्धि का स्तर कैसा है, उसकी शैक्षिक उपलब्धियां कैसी हैं, उसके सहगामी पाठ्यक्रम से सहगामी क्रियाएं कैसी हैं, विद्यालय, परिवार और पड़ोस में उसका समायोजन कैसा है, कक्षा में व्यवहार कैसा है। इस तरह से बहुत सारी जानकारियां जुटाकर उसके पूरे केस की स्टडी की जाती है। इसके बाद है सोशियोमेट्रिक मेथड या समाजमिति विधि। समाजमिति विधि में बालक के उसके समाज में, उसके स्कूल में, उसके पड़ोस में, उसकी कक्षा में उसके कैसे संबंध है, उन संबंधों को चेक करा जाता है और उसके आधार पर फिर उसे निर्देशित किया जाता है। इसके बाद है उपचारात्मक विधि। बालकों के पूरी डिटेल जांचने के बाद जब हमें उसका पूरा अध्ययन हो जाता है और उसके व्यवहार के संबंध में सभी मूल कारणों का हमें पता लग जाता है, तो फिर हम उनके मूल कारणों में जो त्रुटियां हैं, हम उन त्रुटियों को दूर करते हैं, उनका उपचार करते हैं और फिर उसको उसके विकास में उसकी सहायता करते हैं। इसके बाद है हमारा टॉपिक बाल अपराध। बाल अपराध क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके उपचार क्या हैं। आप सभी जानते हैं कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियां उसे ऐसा होने पर, अपराधी बनने पर विवश कर देती हैं। कभी कभी बालक को यह पता भी नहीं होता कि वह जो काम कर रहा होता है वो गैर कानूनी या आपराधिक होता है और बच्चा अनजाने में वह गलतियां कर बैठता है। बाल अपराध के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्यतः पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। कई बार परिवार, टूटा हुआ परिवार जिसके माता पिता का संबंध विच्छेद हो रहा होता है, तो वहाँ पर कई बार बच्चा अपराध प्रवृत्ति में चला जाता है। वंशानुगत समस्याएं भी इसमें अपना रोल प्ले करती हैं और अगर माँ बाप शिक्षित या कम शिक्षित होते हैं तो वह अपने बच्चों को पूर्णतया समझा नहीं पाते और वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। नंबर 2, सामाजिक कारण। कई बार समाज में बच्चा जहाँ रह रहा होता है उसके आसपास का वातावरण आपराधिक होता है और वह उन गलत व्यक्तियों के साथ गलत संगत में पड़ जाता है और अपराध की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हो जाता है, तो वह और भी समाज में जुआ खेलना या सिगरेट पीना या और कई गलत प्रवृत्तियां जो है उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है शारीरिक कारण भी कई बार बालक को अपराध की ओर धकेल देती हैं। बालकों में यदि किसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष होता है और उसे कोई उसी का सहपाठी, पड़ोसी या कोई अन्य अगर उसको चिढ़ा देता है तो वह हीन भावनावश कोई ना कोई गलत कार्य कर बैठता है, किसी को पीट बैठता है और कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि वह आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। आर्थिक कारण भी बालकों के अपराध का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। बालक किसी निर्धन परिवार में पैदा होता है
और उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी बड़े संघर्षपूर्ण से पूर्ण होती हैं, तो कई बार वह अपनी असमर्थता को पूरा करने के लिए अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण। कई बार बच्चा मानसिक दोषों के कारण भी अपराध करने लगता है, या उसका कई बार मन जो है उसकी मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं होता, तो वह अपनी इच्छाओं का दमन करता है, परंतु धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। तो साथियों, आज हमने बाल मनोविज्ञान के विषय में हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।